हेलो बच्चों। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस लेक्चर में हम लोग अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे और नेशनलिज्म इन इंडिया के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो जो रिमेनिंग पोर्शन था हमारा सिविल डिसोबीडियंस का, वो कंप्लीट होगा आज। और जो लास्ट पोर्शन है इसका, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, इसको मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि इस पूरे सिविल डिसोबीडियंस के टाइम में अलग अलग लोगों ने किस तरीके से इस मूवमेंट को समझा, किस तरीके से इस मूवमेंट को लिया। ठीक है। और आप लोगों में से किसी ने एक क्वेश्चन मुझसे ये पूछा था, मुझे याद आ रहा है, जहां पर ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया था। और क्वेश्चन था कि इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी किस तरीके से कलेक्टिव बिलोंगिंग जो है वो इंडियंस के अंदर जाग जाती है। तो उसका आंसर भी मैं आज इसको जब डील करूंगा तो वहां मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, हमेशा की तरह जैसे मैं आप लोगों को पहले ब्रीफ कर देता हूं कि हम लोग ने ये वाला पोर्शन पूरा पढ़ लिया है। फिर हम लोग ने डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन दी मूवमेंट क्या क्या हुए थे, शहर के एरिया में, रूरल एरियाज में, पीजेंट्स के द्वारा, ट्राइबल्स के द्वारा, वो हमने देखा था, राइट। फिर हमने उसके साथ साथ जो है प्लांटेशंस के जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनके भी मूवमेंट को देखा था, क्लियर। फिर उसके बाद हम लोग ने सिविल डिसोबीडियंस को स्टार्ट कर दिया था। और मैंने आपको बताया था कि एनसीएम को विड्रॉ कर लिया था गांधी जी ने, और विड्रॉ करने के बाद फिर साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन के बाद गांधी जी स्टार्ट दी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और सिविल डिसोबीडियंस से मैंने आपको बताया था कि नॉन कॉपरेशन तो करना ही करना है, प्लस इसके साथ क्या करना है, लॉज को ब्रेक भी करना है। तो जब ये चीज कंबाइन हो जाएगी, लॉज को ब्रेक करना है साथ में, तो जब दोनों चीज आप कंबाइन कर देंगे तब जाके हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बनेगा। इसको मैंने यहां तक पढ़ाया था आपको। लेकिन इसमें एक पोर्शन और भी है, और वो ये पोर्शन है कि किस तरीके से इस मूवमेंट में अलग अलग टाइप के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो पहले हम उसको देखेंगे, अलग अलग टाइप के लोगों को। फिर हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का आज लिमिटेशन देखेंगे कि वो मूवमेंट लिमिटेशन कहाँ क्या क्या थी, उसकी फेलियर कैसे होने लगा था उस मूवमेंट का। ये सब चीजें आज हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, यहां पर बात यह आ रही है कि जो पार्टिसिपेंट्स कौन कौन थे, कौन कौन पार्टिसिपेंट्स थे। सबसे पहले तो यही हो गया, पार्टिसिपेंट्स मतलब कौन कौन, कौन से पार्टिसिपेंट्स, जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। देखिए, पहला हम देखते हैं रिच पीजेंट्स। रिच पीजेंट्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पुअर पीजेंट्स। इन लोगों ने किस तरीके से इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को देखा। उसके बाद वी विल डिस्कस दी बिजनेस क्लास। And lastly we are going to discuss the industrial working class. Industrial working class, इन चार कैटेगरी के लोगों को हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। पहले तो जो पोर्शन आपके एनसीईआरटी में लिखा है ना कि हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट, वो यहां पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं रिच पीजेंट से शुरू करता हूं। ये एज इट इज यहां पर लिखा हुआ है, एक एक करके मैं अलग अलग स्लाइड्स में आके इसको समझाऊंगा। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए, यहां पर मैं रिच पीजेंट को समझा रहा हूं, इसको आप एक तरफ कर दीजिए, इससे मतलब नहीं है अभी। ठीक है, चलिए अब मैं अगर रिच पीजेंट्स की बात करूं तो रिच पीजेंट्स जो थे, कौन रिच पीजेंट्स आपको देखने को मिलेंगे जो पट्टीदार थे गुजरात के। पट्टीदार कहां के, गुजरात के। ऐसे ही मैं बताऊं आपको तो जो जाट थे, जाट्स ऑफ कहां के, यूपी के, ये लोग जो दोनों थे, ये दोनों लोग या इस तरह के और भी जो लोग थे वो कॉमर्शियल क्रॉप्स के प्रोड्यूसर थे। ठीक है, कॉमर्शियल क्रॉप्स, तो दे वेर दी प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉमर्शियल क्रॉप्स। समझिएगा जरा,
अब ये लोग कमर्शियल क्रॉप्स के प्रोड्यूसर हैं, और एक चीज याद रखिएगा, एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था, एंड दैट हैपेंड इन 1929, 1930 इन्हीं ईयर्स में हुआ था, एंड दैट वाज द इकोनॉमिक डिप्रेशन इन यूनाइटेड स्टेट्स। एक अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आ गया था। ग्रेट डिप्रेशन मतलब वहां पर इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, इकोनॉमी बहुत ज्यादा सफर कर रही थी, और अमेरिका की इकोनॉमी खराब होने की वजह से पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में फर्क पड़ा था, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पे। तो इंडिया भी कोई एक्सेप्शन नहीं था, इंडिया की इकोनॉमी में फर्क पड़ा। तो बेसिकली यहां पर आप देखिए, ये जो पटीदार और गुजरात हैं, ये जो जाट्स हैं यूपी के, ये क्या थे? ये प्रोड्यूसर्स थे कॉमर्शियल क्रॉप्स के, ये कॉमर्शियल क्रॉप प्रोड्यूस करते थे। लेकिन बिकॉज 1929 में ट्रेड डिप्रेशन आया था, ट्रेड डिप्रेशन, और ट्रेड डिप्रेशन के साथ साथ यहां पर आप देखोगे कि प्राइसेस गिरने लग गए थे, प्राइसेस फॉलिंग, ठीक है। तो ये दोनों चीज के होने की वजह से दीज पीपल, ये जो हैं जाट्स ऑफ यूपीएन पटीदार, ये लोग दे वेर दी हार्डेस्ट टू बी हिट, दे वेर हार्डेस्ट टू बी हिट। सबसे ज्यादा जिनको प्रॉब्लम हुई थी वो इन्हीं लोगों को हुई थी, ठीक है। ये समझ में आ गया। एक प्रॉब्लम तो इनकी ये थी जो इसकी वजह से अराइज हुई थी। दूसरी बात यह है कि इसी की वजह से 1929 की डिप्रेशन की वजह से एक प्रॉब्लम आपको और दिखेगी, और वो ये प्रॉब्लम थी कि इकोनॉमी जो था, कैश जो था, कैश इनकम जो थी, ये पूरी तरीके से डिसअपियर हो गई थी। क्यों? अरे भैया मार्केट ही नहीं चल पा रहा था, आप समझ रहे हो ना, मार्केट ही नहीं चल पा रहा था। ये प्रोड्यूसर्स थे कमर्शियल क्रॉप्स के, प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे थे, प्राइसेस फॉल हो गए, ग्रेट डिप्रेशन, ट्रेड डिप्रेशन था, जिसकी वजह से जो कैश इनकम थी वो टोटली डिसअपियर हो गई। बड़ी प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है इतना। और जब आपको ये देखने को मिला तो यहां पर इन लोगों ने डिमांड किया, इन्होंने कहा कि भैया चूंकि हमारे पास कैश नहीं है तो क्या करिए आप लोग, जो रेवेन्यू की डिमांड है, रेवेन्यू डिमांड, उसको आप लोग कम कर दीजिए। ये किसकी डिमांड थी? कौन कह रहा था? ये लोग कह रहे थे जो प्रोड्यूसर्स थे यहां पर, रिच पीजेंट्स। तो बेसिकली रिच पीजेंट्स वेर सेइंग कि हमारे पास इस साल फसल नहीं आ पाई है, ना हम बेच पाए हैं, ना हम बिजनेस कर पाए हैं, ठीक है, हमारे पास कैश ही नहीं है, कैश इनकम खत्म हो चुकी है पूरी तरीके से, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी सफर कर रही है। तो जो आप रेवेन्यू हमसे लेते थे, ब्रिटिशर्स से बोल रहे हैं ये लोग, कि जो आप रेवेन्यू हमसे लेते थे उस रेवेन्यू की डिमांड को आप कम कर दीजिए इस साल के लिए। लेकिन ब्रिटिशर्स ने, या हम ही कह सकते हैं जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट, उसने ये डिमांड रिफ्यूज कर दिया। मतलब कौन सी डिमांड? यही कि हमारी डिमांड्स को कम कर दीजिए। तो बेसिकली आप ऐसे लिख लीजिए, ज्यादा आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दिया कि हम कोई भी ऐसी डिमांड को कम नहीं करेंगे, हमको तो उतना ही चाहिए जितना हम लेते थे, उतना ही हफ्ता भेजो, 1 खोखा 2 खोखा जो भेजते थे भेजो, हम यहां कम नहीं करेंगे पैसे, ये चीज बोला। और जब गवर्नमेंट ने ऐसा बोल दिया, जब गवर्नमेंट ने इस तरह की बात बोली, तो दिस लेड टू रिसेंटमेंट अमंग द रिच पीजेंट्स। इसी की वजह से रिच पीजेंट जो थे उनके अंदर क्या हो गया? रिसेंटमेंट आ गया। अब वो लोग अपोज करने लग गए, रिसेंटमेंट। और रिसेंटमेंट यहां जब आया, आप देख रहे हो, ये जब रिसेंटमेंट आया तो यहां पर जो रिच पीजेंट्स थे, फिर यही लोग, यही रिच पीजेंट्स जो हैं, दे स्टैंड अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड दे स्टार्ट सपोर्टिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। समझ में आ गया ये पॉइंट? क्यों रिच पीजेंट्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे? क्योंकि उनके लिए स्वराज क्या था, वो किस चीज को स्वराज मांग रहे थे? वो मान रहे थे कि स्वराज क्या चीज है, अगर हम स्ट्रगल करेंगे, ठीक है, अगर हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं तो उस चीज को मान रहे थे। मतलब किस, ये चीज बोलने वाले, मतलब कहने का ये है, जो रिच पीजेंट्स हैं वो सिविल डिसोबीडियंस में इतने ज्यादा एक्टिव इसलिए थे, ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग ये कह रहे थे कि जो स्ट्रगल है हमारी अगेंस्ट दी ब्रिटिश पावर्स, अगेंस्ट दी ब्रिटिशर्स, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बहुत ज्यादा चीजों पे रिस्ट्रिक्शन लगा रखा था। आप देख रहे हो उनकी बातों को मान ही नहीं रहा है ब्रिटिशर, कह रहे हैं भैया पैसा नहीं है, कहां से आपको डिमांड पूरी करेंगे, ब्रिटिशर सुनने को तैयार नहीं। इस वजह से यहां पर रिच पीजेंट्स के अंदर रिसेंटमेंट आया। रिसेंटमेंट मतलब यह है कि वो लोग अगेंस्ट खड़े हो गए,
और इसी वजह से वो यहाँ सीडीएम को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब बात ये आई कि बिकॉज ये लोग सीडीएम को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन आपको पता है कि गांधी जी ने फर्स्ट सीडीएम का जो फेज था फर्स्ट, उसको विड्रॉ कर लिया था। क्यों? क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, और गांधी इरविन पैक्ट के हिसाब से क्या था कि गांधी जी विल विड्रॉ दी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जब वो मूवमेंट विड्रॉ कर लिया गया तो दीज रिच पीजेंट्स दे वर हाईली डिप्रेस्ड। क्यों? क्योंकि उनकी डिमांड्स को बिना पूरा किए गए वो मूवमेंट विड्रॉ हो गया था। इसी वजह से जब ये मूवमेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का सेकंड फेज शुरू हुआ था तो ये लोग पार्टिसिपेट करने नहीं आए कि पहली बार में तो तुमने हमारा काम किया नहीं, हम क्यों आए तुम्हारे साथ। समझ में आया? पहली बार में फर्स्ट फेज ऑफ सीडीएम में दे वर पार्टिसिपेटिंग इन द सिविल डिसोबीडियंस, लेकिन चूंकि ये मूवमेंट फर्स्ट पार्ट जो फर्स्ट फेज था उसको विड्रॉ कर लिया जाता है विदाउट देयर डिमांड्स बीइंग फुलफिल्ड, इसलिए ये लोग सेकंड फेज में आते ही नहीं है पार्टिसिपेट करने। ये हो गया हमारा रिच पीजेंट्स की कहानी। आगे सुनिए, अब हम बात करते हैं पुअर पीजेंट्स की। इनका क्या सिनारियो था पुअर पीजेंट्स का? अब देखिए, पुअर पीजेंट्स जब रिच पीजेंट्स नहीं अपनी बातों को मनवा पाए तो पुअर पीजेंट्स किस खेत की मूली थे, है कि नहीं? तो यहां पुअर पीजेंट्स के साथ क्या हुआ कि इनके समय में यही हुआ कि भैया इकोनॉमिक डिप्रेशन था ही पूरे देश में, इकोनॉमिक डिप्रेशन था, और इकोनॉमिक डिप्रेशन के होने की वजह से, इस डिप्रेशन की होने की वजह से क्या हुआ, ये लोग अपने रेंट को पे नहीं कर पा रहे थे। रेंट या फिर हम बोल सकते हैं रेवेन्यू, जो डिमांड इनसे रखी जाती थी, रेंट रेवेन्यू कुड नॉट बी पेड। जब ये लोग नहीं पे कर पा रहे थे तो यहां पर क्या हुआ, जब ये लोग पे नहीं कर पा रहे थे तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिमांड किया, इन्होंने कहा कि जो हमारा रिमेनिंग या फिर जो हमारा यहां पर रेंट है, रिमेनिंग रेंट, उसको क्या कर दिया जाए, उसको रेमिट कर दिया जाए, टोटली उसको खत्म कर दिया जाए। इस चीज की डिमांड उन्होंने रखी कि हमारा रेंट को रेमिट कर दें, माफ कर दिया जाए। लेकिन यहां पर जो गवर्नमेंट होती है ब्रिटिश, वो इस रेंट को या इस रिमेनिंग, रेंट ही लिख लेता हूं मैं, इस रेंट को माफ नहीं करते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं हम माफ नहीं करेंगे। और जब यहां ब्रिटिशर्स ने इनसे ही मना कर दिया तो डेफिनेटली इसका आउटकम क्या होगा, इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया नो रेंट कैंपेन। तो जो पुअर पीजेंट्स थे उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च कर दिया जिसको बोला जाता है नो रेंट कैंपेन, मतलब हम आपको रेंट नहीं देंगे। ये चीज यहां पर इन लोगों ने शुरू कर दी। लेकिन बात यह थी कि ब्रिटिशर्स इस बारे में इस चीज को बिल्कुल नहीं मान रहे थे। वो कह रहे थे नहीं हमको तो पैसा चाहिए, जो रेंट आता है वो दो। और यहां रही बात कांग्रेस की, अगर तो कांग्रेस जो है, कांग्रेस वो यहां पर इन पुअर पीजेंट्स को यहां वो हेल्प नहीं कर रही थी। यहां उन्होंने, कांग्रेस ने पुअर पीजेंट्स को हेल्प नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि कांग्रेस को यह लग रहा था कि अगर हमने हेल्प करी पुअर पीजेंट्स की तो जो रिच पीजेंट्स हैं या जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो हमसे नाराज हो जाएंगे। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि भैया जब ब्रिटिश ने यहाँ रेंट को रेमिट करने से मना कर दिया तो इन लोगों ने क्या किया, दे स्टार्टेड अ नो रेंट कैंपेन। और भी इस तरीके के उन्होंने बहुत सारे रेडिकल मूवमेंट स्टार्ट किए थे, रेडिकल मूवमेंट स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, और ये जो रेडिकल मूवमेंट थे बच्चों, ये सोशलिस्ट जो थे, ठीक है, उन्होंने शुरू किए थे, या फिर जो कम्युनिस्ट थे उनके तरफ से शुरू हुए थे। तो कांग्रेस यहां पर इन दोनों की आइडियोलॉजी से अगेंस्ट, ठीक है, तो कांग्रेस का ही मतलब था कि अगर हमने इनको सपोर्ट कर दिया तो जो रिच पीजेंट्स हैं या जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो हमसे गुस्सा हो जाएंगे। सो बेसिकली यहां जो रिलेशन था, रिलेशन किसका, यहां जो रिलेशन था पुअर पीजेंट्स का रिलेशन, और साथ में किसका, कांग्रेस का। इन दोनों का रिलेशन जो है बहुत ज्यादा अनसर्टेन रहा, क्लियर नहीं रहा कि क्या कांग्रेस पुअर पीजेंट्स को सपोर्ट कर रही है या नहीं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। क्यों कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर रही थी पुअर पीजेंट्स को? क्योंकि पुअर पीजेंट्स ने ब्रिटिश के मना करने के बाद, ब्रिटिश ने कहा कि नहीं नहीं हम आपका रेंट माफ नहीं करेंगे,
तो यही पुअर पीजेंट्स इन्होंने रेडिकल मूवमेंट स्टार्ट कर दिए थे, जिसको सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट का सपोर्ट था। इस वजह से कांग्रेस ने उनको सपोर्ट नहीं किया, इस डर की वजह से कि हम अगर सपोर्ट करेंगे तो बेसिकली हमारे जो रिच पीजेंट्स हैं वो नाराज हो जाएंगे। तो यहां पर ये एक तरीके से समझ में आ रहा है कि जो रिलेशन था पुअर पीजेंट्स और कांग्रेस का वो यहां बहुत ज्यादा अनसर्टेन था। ये बात क्लियर हो गई। तो हमारा यहां पर ये जो दूसरा वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं बिजनेस क्लास की। देखिएगा जरा, देखिए अब बिजनेस क्लास का क्या सीन था, बिजनेस क्लास ने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। अब देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो ब्रिटिशर्स या जो बिजनेस क्लास था उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया था, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया था, और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। बिजनेस क्लास पावरफुल हो गया था, और जब ये पावरफुल हो गए थे बिजनेस क्लास, सो बेसिकली व्हाट दे वांटेड, दे वेर कीन ऑन एक्सपैंडिंग। ये बिजनेस क्लास अपने आप को और ज़्यादा एक्सपैंड करना चाहते थे, ये अपना बिजनेस जो है वो और ज़्यादा बढ़ाना चाहते थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जब बिजनेस बढ़ाने की बात आई तो इन्होंने यहां पर फिर गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी रिएक्टेड अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसीज। क्यों? कॉलोनियल पॉलिसीज ऐसी थी जो बिजनेसमैन को यहां पर बिजनेस करने से रोक रही थी या फिर उन पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा रही थी। इस वजह से यहां बिजनेस क्लास भी सामने आया और उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। उन्होंने काफी रिएक्ट किया अगेंस्ट दी कॉलोनियल पॉलिसीज। और यही क्या मतलब बेसिकली रिएक्शन किस चीज को लगा, किस चीज के ऊपर रिएक्शन था? रिएक्शन बेसिकली था, रिएक्शन किस लिए था? रिएक्शन था बेसिकली ताकि जो रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटी है, रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटी, उनको यहां पर क्या कर सकें, उनको यहां पर रिस्ट्रिक्शन हटा सकें। इस वजह से उन्होंने यहां पर क्या किया, सीडीएम यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। समझ में आ गया इतना? तो इसके लिए व्हाट दे रियली डिड इज, अब सीडीएम में पार्टिसिपेट किया, सो व्हाट दे डिड, उन्होंने यहां पर दो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, टू ऑर्गेनाइजेशंस। ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस आपके एनसीईआरटी में डिस्कस्ड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टू ऑर्गेनाइजेशंस जो बनाई गई थी, देखिए पहला ऑर्गेनाइजेशन था इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस, लिख लीजिए इसका नाम, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस। ठीक है, इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल कांग्रेस, इसको जो है यहां पर बनाया गया था 1920 में। और दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था उसको बोलते हैं हम लोग फिक्की। इसका फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिएगा, अदरवाइज इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ द इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब इतना लंबा मैं लिखूंगा तो टाइम लगेगा, तो फिक्की भी यहां बनाया गया था। ठीक है, तो ये दोनों ने इस तरीके से इन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, और ऑर्गेनाइजेशन बनाकर बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था इन ऑर्गेनाइजेशंस का? बेसिक ऑब्जेक्टिव वाज कि सीडीएम को यहां सपोर्ट करना, ये यहां पर किया गया। ठीक है, और सीडीएम को सपोर्ट करने के लिए यहां कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लोगों के नाम सामने आते हैं। दिस पर्टिकुलर मूवमेंट, ये जो मूवमेंट है, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है, ये काम यहां हो रहा था, इसको बेसिकली यहां सपोर्ट किसने किया? मैं यहां नाम लिख रहा हूं, दीज मूवमेंट वेर लेड बाय पुरुषोत्तम दास ठाकुर, पुरुषोत्तम दास ठाकुर एंड जीडी बिरला। ये दोनों लोग ने यहां पर सीडीएम को सपोर्ट किया इस पूरे बिजनेस क्लास के लिए। ठीक है, तो कैसे सपोर्ट किया इन लोग ने? दे गिव देयर फाइनेंशियल असिस्टेंस, पैसों से मदद करी उन्होंने। फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो सारा प्रोवाइड किया गया था इन दोनों लोगों के द्वारा बिजनेस क्लास के लिए। और इस तरीके से बिजनेस क्लास ने भी यहां पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। तो बेसिकली अगर देखें आप, तो बिजनेस क्लास का यहां पर क्या मतलब था? ये बेसिकली स्वराज से क्या समझ रहे थे? क्या लग रहा है? ये लोग स्वराज से ये समझ रहे थे कि स्वराज कब आएगा, जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने लगा रखी है हमारे बिजनेस एक्टिविटी में,
जब हम बिना किसी कंस्ट्रेंट के, बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के अपना बिजनेस कर पाएंगे, उस दिन हमारा स्वराज आएगा। ये लोग की थिंकिंग ये थी। पॉइंट इज क्लियर बिजनेस क्लास? अब देखिए मैं आपको बता चुका हूं ये चीजें। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास की। देखते हैं इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास ने क्या किया। अब इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास की बात करूं मैं आपसे, तो इन लोगों ने कोई ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया था। इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास देखते हैं, बहुत ज्यादा कोने में चला गया क्या? चलिए ले आएंगे। तो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास की बात करें तो यहां पर क्या है, डिड नॉट पार्टिसिपेट। बहुत ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं किया था, लेकिन बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में यहां पर लोगों ने, इस कैटेगरी के लोगों ने पार्टिसिपेट यहां पर नहीं किया था। ठीक है, ये चीज यहां पर है। और इसका रीजन क्या था? इसका रीजन ये था कि जो इंडस्ट्रियल, बेसिकली यहां पर क्या था कि जो यहां पर आप इंडस्ट्रीज थी बड़ी बड़ी, वो कांग्रेस से जुड़ गई थी। कांग्रेस से उनका यहां पर कांग्रेस से अटैचमेंट हो गया था बड़ी। ये देखिए यहां मैं बात कर रहा हूं वर्किंग क्लास की, जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं। तो बेसिकली आप देखोगे तो जो इंडस्ट्रीज हैं, ये इंडस्ट्रीज, नाउ दीज इंडस्ट्रीज दे केम क्लोजर किसके क्लोजर आ गई इंडस्ट्रीज? दे केम क्लोजर टू कांग्रेस। और कांग्रेस के क्लोज आने की वजह से यहां पर जो लेबरर्स थे, वर्कर्स, वो यहां अलग रहे। ठीक है, कांग्रेस के क्लोज आने से क्या हुआ कि जो वर्कर्स थे, वर्कर्स रिमेन्ड अलूफ, मतलब वर्कर्स जो हैं वो काफी अलग रहे। ये चीज यहां पर था। लेकिन कुछ वर्कर्स थे जो पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है, जो उन्होंने इस सिविल डिसोबीडियंस में पार्टिसिपेट किया था, और उन्होंने बाइकआउट भी किया था फॉरेन गुड्स को, पूरी तरह से सिविल डिसोबीडियंस में उनको सपोर्ट भी किया था। लेकिन इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास की तरफ से ज्यादा यहां पर पार्टिसिपेशन नहीं था। ठीक है, लेकिन साथ में आपके इस चैप्टर में वुमेन के बारे में भी डिस्कशन किया गया है। तो वुमेन का आप देखेंगे जगह जगह पे पार्टिसिपेशन देखा है, जगह जगह पे यहाँ पर पूरे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में यहाँ देखा हम लोगों ने कि वुमेन आर पार्टिसिपेटिंग, दे आर फॉलोइंग द ऑर्डर्स, दे आर फॉलोइंग व्हाट द मूवमेंट इज। जो मूवमेंट की डिमांड है वुमेन उनको करता दिख रही है। तो वुमेन का जो फेयर पार्टिसिपेशन देखने को मिला है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, वुमेन का पार्टिसिपेशन था, ये चीज भी याद रखिएगा, वुमेन पार्टिसिपेटेड। ज्यादा इसमें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इस चीज को जरूर याद रखिएगा। ऐसा पूछ ले भैया कि वुमेन ने क्या पार्टिसिपेट किया था, तो आप कहें कि हाँ भैया वुमेन का पार्टिसिपेशन तो था, ऐसा नहीं है कि वुमेन ने पार्टिसिपेट ना किया हो। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया कि किस किस लोगों ने किस किस तरीके से यहां पर पूरी तरीके से जो पार्टिसिपेशन किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहां पर क्या क्या लिमिटेशंस थी, किस किस तरीके से यहां पर ये मूवमेंट जो है आपको लिमिटेशन आपको उसमें दिखती है। चलिए देखिए, लिमिटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, देखिए जरा लिमिटेशंस देखिए। पहला लिमिटेशन, फर्स्ट अनटचेबिलिटी, पहला लिमिटेशन था अनटचेबिलिटी का। अब यहां क्या ये लिमिटेशन था समझते हैं जरा, देखिए जरा। अब यहां क्या हुआ कि ये जो यहां पर हुआ ये कि बेसिकली कुछ लोग थे अनटचेबल्स, ठीक है, जो बेसिकली दे वर नॉट मूव्ड, मैं लिख सकता हूं उसको, नॉट मूव्ड, किस चीज से? नॉट मूव्ड बाय द कॉज ऑफ स्वराज। तो स्वराज वर्ड का डिमांड से अनटचेबल्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। ये लोग अपने आप को डिप्रेस्ड क्लास बोलने लगे थे। ठीक है, डिप्रेस्ड क्लास, ये लोग अपने आप को दलित्स बोलने लग गए थे। ये सिनारियो यहां पर हो गया था। और एक तरीके से ये लोग कांग्रेस को ही अपोज कर रहे थे। दे स्टार्टेड कॉलिंग देमसेल्व्स अ डिप्रेस्ड क्लास। उन्होंने यहां पर दलित को वो किया, अपने आप को दलित बना दिया, कॉल किया। तो बेसिकली यहां पर आप देखेंगे कि जब उन्होंने ऐसा किया तो यहां पर महात्मा गांधी जी का रोल आता है। महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी यहां पर आके कहते हैं कि हम स्वराज अटेन नहीं कर सकते फॉर 100 ईयर्स, 100 साल लग जाएगा स्वराज अटेन करने में। महात्मा गांधी सेड कि वी कैन नॉट अटेन स्वराज
वी कैन नॉट अटेन स्वराज, हम स्वराज को अटेन नहीं कर सकते अगर हमारे साथ जो है अनटचेबल्स नहीं होंगे। वो ये चीज बोलते हैं, अगर अनटचेबल्स साथ नहीं है हमारे, या अनटचेबिलिटी को हम अगर खत्म नहीं करते हैं, तो हम स्वराज को अटेन नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट इज सेड बाय, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, ये वाला पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आगे मैं आपको जाके बताऊंगा कि बी आर अंबेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी थी यहां पर, कि भैया हमको अनटचेबल्स को, दलित्स को अलग सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो। बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा यहां पर इस चीज को। लिमिटेशन है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। क्यों मूवमेंट फेल होने लग गया था? क्योंकि अनटचेबल्स जो है वो सामने आ गए थे, और अनटचेबल्स सामने आए थे तो वो बेसिकली उनको फर्क नहीं पड़ रहा था कि क्या स्वराज है क्या नहीं है। वो डिप्रेस क्लास अपने आप को बोलने लगते हैं, वो अपने आप को दलित्स कहने लगते हैं। यहां महात्मा गांधी सामने आते हैं और महात्मा गांधी यूनाइट करने की कोशिश करते हैं, और महात्मा गांधी कहते हैं कि जब तक हम अनटचेबिलिटी खत्म नहीं कर पाएंगे तब तक हम स्वराज को यहां पर पा नहीं सकते। समझ रहे हो आप इस चीज को? ये चीज यहां पर उन्होंने बोल दिया, और साथ में महात्मा गांधी ने ही इनको क्या बुलाया? महात्मा गांधी कॉल्ड देम व्हाट? हरिजन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी कॉल्ड देम हरिजन्स या फिर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। देख लीजिए कितना ज्यादा यहां पर गांधी जी ने उनको रिस्पेक्ट दिया, चिल्ड्रन ऑफ गॉड। क्योंकि गांधी जी को पता था कि अगर हम ये सब चीजें नहीं बोलेंगे या ये चीज नहीं कहेंगे तो देर यूनिटी करना मुश्किल हो जाएगी। कैसे हम दलित्स को अपने साथ मिलाएंगे? तो कुछ तो आपको करना पड़ेगा ना। तब तो आप लोगों को थोड़ा सा बताओगे कि नहीं नहीं हम आपके बारे में सोच रहे हैं, तो वो आपके बारे में सोचेंगे ना। गांधी जी कॉल्ड देम हरिजन्स या फिर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, ये चीज उन्होंने बोला। तो ये सब चीजें जो थी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और इनफैक्ट इतना ही नहीं, गांधी जी के यहां पर और चीजें भी थी, जैसे कि देखिए सिर्फ इतना ही नहीं किया उन्होंने, इसके अलावा उन्होंने टॉयलेट्स को खुद साफ करना शुरू किया। ही हिमसेल्फ क्लीन्ड टॉयलेट्स। और उन्होंने, गांधी जी ने ऐसा इसलिए किया ताकि जो यहां पर अपर क्लास है उसको ये मैसेज दें कि भैया अपने दिलों को बदलो, इन लोगों के लिए, डिप्रेस क्लास के लिए, दलित्स के लिए ऐसा मत सोचो, चेंज योर हार्ट्स फॉर दीज पीपल। ठीक है। और महात्मा गांधी ने इनको क्या किया? इनको एक्सेस दिलवाया। किस चीज का एक्सेस? पब्लिक बात का, ठीक है, टैंक्स का, कि आप टैंक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, वेल्स का। भाई पहले तो ये सब लोगों को कुछ अलाउड नहीं था ना, ये अनटचेबल बोले जाते थे, जिनको बोलते थे कि छू नहीं सकते, ये अनटचेबल्स हैं। तो लेकिन गांधी जी ने ही क्या किया? इनको कहा कि नहीं नहीं, इनको पब्लिक बात का एक्सेस होना चाहिए। जो पब्लिक बात बाकी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वही पब्लिक बात ये लोग इस्तेमाल करेंगे, वही टैंक्स ये इस्तेमाल करेंगे, वही वेल को ये इस्तेमाल करेंगे पानी पीने के लिए। तो ये सब चीजें गांधी जी ने वहां पर करी थी। और इनफैक्ट नॉट ओनली दिस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको यहां लिख रहा हूं, वो ये था, महात्मा गांधी ने किया था कि एंट्री इनटू टेंपल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंट्री इनटू टेंपल्स। जो ये दलित्स थे, डिप्रेस क्लासेस, इनको जो है एंट्री अलाउड नहीं थी टेंपल्स के अंदर। तो गांधी जी ने इनके कॉज के लिए इनको टेंपल्स में एंट्री भी दिलवाई थी, एंट्री इनटू टेंपल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। महात्मा गांधी, पॉइंट नंबर 1, उन्होंने पहले चीज तो कहा कि भैया अगर आपने अनटचेबिलिटी नहीं हटाई तो हम स्वराज अटेन नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने हरिजन्स को, यानी इन्हीं लोगों को हरिजन्स बुलाया, यानी चिल्ड्रन ऑफ गॉड। नंबर 3, खुद गांधी जी ने टॉयलेट साफ किए। नंबर 4, उनको एक्सेस दिलाया पब्लिक बात और टैंक्स और वेल्स का। और नंबर 5, उनको एंट्री दिलवाई टेंपल्स के अंदर। ये सारा चीज आप देखिए जो उन्होंने अनटचेबल्स के लिए इनको करना पड़ गया, क्योंकि अनटचेबल्स को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि स्वराज क्या है। वो अपने ही लिए लड़ रहे थे उस वक्त, अपने ही राइट्स के लिए लड़ रहे थे कि हमको भी सोसाइटी में इक्वल मानो। ठीक है। तो ये पहला लिमिटेशन था जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए था। ठीक है। अच्छा, चीजें यहां पर रुकती नहीं है। अब क्या होता है कि डेफिनेट सी बात है, अब यहां पर जो दलित के लीडर्स हैं, दलित के लीडर्स, अब वो कोशिश करेंगे किस तरीके से हम अपनी पावर को, अपनी स्टेटस को एलिवेट कर पाएं। तो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी की एंट्री होती है, एंड ही इज डॉक्टर बी आर अंबेडकर। डॉक्टर बी आर अंबेडकर की आपको बताऊं तो इन्होंने क्या किया था, ही इस्टैब्लिश्ड, इन्होंने फॉर्म किया
डिप्रेस्ड क्लासेस, एक एसोसिएशन फॉर्म किया उन्होंने, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ऐसे लिख लीजिए आप पूरा पूरा। इन्होंने लिखा बनाया इन्होंने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट था भाई। क्यों बनाया? क्योंकि अब उन्होंने कहा कि हमको एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा, तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। और इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव था? ऑब्जेक्टिव था कि जो दलित्स हैं, दलित्स, उनके वेलफेयर के लिए काम करना, उनके वेलफेयर के लिए काम करना, उनको अपलिफ्ट करना, ये सब इसके काम थे। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर ये ऑर्गेनाइजेशन जो है डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने बनाई थी 1930 में, इसको याद रखिएगा, इट वाज मेड इन 1930, पहली चीज। और दूसरी बात ये है कि जब उन्होंने ये बना लिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, तो उन्होंने यहां पर फिर गांधी जी से क्लैश कर लिया, गांधी जी से उनके मतभेद बढ़ गए, क्लैश्ड विद गांधी जी, क्लैश्ड विद गांधी जी। कब हुआ ये क्लैश? इन सेकेंड आरटीसी। अब सोचिए जरा, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या बताया था सेकेंड आरटीसी में, कि सेकेंड आरटीसी में गांधी जी पार्टिसिपेट करने को रेडी होते हैं, वो जाते भी हैं लंदन, लेकिन वहां पर टॉक्स फिर फेल हो जाती हैं। क्या रीजन थे टॉक्स फेल होने के? एक तो डोमिनियन स्टेटस, दूसरा सेपरेट इलेक्टोरेट। तो सेपरेट इलेक्टोरेट यही था कि वहां पर अंबेडकर जी जो हैं वो डिप्रेस क्लासेस के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर रहे थे कि हमको एक सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या हुआ कि हमारी ये कुछ सीट रिजर्व कर दो, इलेक्टोरेट दे दो, मतलब ये कि हमारे ही लोग जो होंगे, दलित होंगे, वो दलित के लिए वोट कर देंगे, दलित विल बी वोटिंग फॉर द दलित, ये उन्होंने कहा कि हमको दे दो। इस चीज पे गांधी जी एग्री नहीं हुए, क्योंकि गांधी जी को पता था कि अगर इन लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाएगा तो जो कोशिश गांधी जी कर रहे थे पूरे देश को यूनाइट करने की, वो बहुत स्लो डाउन हो जाएगा। आप अगर अलग दे दोगे तो वैसे ही वो अलग चले गए डिप्रेस क्लासेस वाले। गांधी जी वॉज नॉट इन दिस फेवर। तो बेसिकली गांधी जी क्या चाहते थे? यहां पर हुआ क्लैश, और इस क्लैश में गांधी जी क्या चाहते थे? गांधी जी वॉज अगेंस्ट दिस, गांधी जी अगेंस्ट द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। गांधी जी इसकी टोटली अगेंस्ट थे। लेकिन हालांकि यहां पर क्या हुआ कि गांधी जी के मतभेद तो हुए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से, लेकिन फाइनली कुछ देर के बाद जो है, कुछ टाइम के बाद डॉक्टर अम्बेडकर जो है वो गांधी जी की बात को मान लेते हैं। ठीक है, वो मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, अगर हम सेपरेट इलेक्टोरेट मांगेंगे तो कंट्री के जो यूनिफिकेशन है, कंट्री का जो इंटीग्रेशन होना है, उसमें काफ़ी स्लोनेस आ जाएगी, वो काफ़ी धीमा हो जाएगा। और फाइनली यहाँ पर अम्बेडकर जी जो है वो गांधी जी की बात को मान लेते हैं, और गांधी और अम्बेडकर की इस बात को, इस पैक्ट को कहा जाता है पूना पैक्ट, पूना पैक्ट ऑफ 1932। समझ में आ गया पूना पैक्ट? पूना पैक्ट बेसिकली क्या है? ये एक तरीके से संवाद है, एक डायलॉग है बिटवीन बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड एम के गांधी, तो इन दोनों के बीच में जो बातचीत हुई, और इस बातचीत में जो अंबेडकर साहब थे उन्होंने मान लिया कि ठीक है चलो हम सेपरेट इलेक्टोरेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम वो चीज़ नहीं मानते हैं, हम नहीं उसकी डिमांड करेंगे। इस पैक्ट को बोलते हैं पूना पैक्ट। लेकिन बी आर अम्बेडकर साहब ने क्या कहा? ठीक है, हम सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मांग रहे हैं, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, हम सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मांगते। लेकिन उन्होंने कहा कि हमको जो है क्या किया कि इफ डिप्रेस क्लासेस को हमको रिजर्व क्लासेस दे दी जाए। मतलब वो कह रहे हैं कि ठीक है फाइन, हम सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं मांग रहे हैं आपसे। समझिएगा जरा, सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या था? इसका मतलब था कि जो डिप्रेस क्लासेस हैं वो डिप्रेस क्लासेस के लोगों को वोट कर देंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट। लेकिन इस पूना पैक्ट के बाद गांधी जी ने बी आर अम्बेडकर जी को यह कन्विंस कर लिया कि आप सेपरेट इलेक्टोरेट मत रखिए, लेकिन यहां इस पूना पैक्ट में एक चीज निकल के आई जिसको हम बोलते हैं, इन्होंने कहा कि रिजर्व्ड सीट्स आपको मिलेंगी। रिजर्व्ड सीट्स का मतलब क्या हो गया कि भाई मान लीजिए आज पार्लियामेंट में 500 सीटें हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पार्लियामेंट में आज 550 सीट्स हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वैसे 552 हैं, लेकिन अगर मान लीजिए 550 सीट्स हैं मान लीजिए,
तो उन्होंने कहा कि हमको इसमें रिजर्वेशन चाहिए, मतलब ये डिसाइड कर दिया जाए कि ठीक है 50 सीट्स जो होंगी वो टोटली रिजर्व्ड क्लास, वो रिजर्व्ड होंगी किसके लिए, वो होंगी रिजर्व्ड फॉर दी दलित्स। ये है रिजर्वेशन। लेकिन इसमें डिफरेंस ये आया कि 50 सीट जो बोल दिया इसमें से कि वो आपके दलित्स के लिए हो गया, अब उन 50 सीटों पे कोई भी वोट कर सकता है। ऐसा नहीं था कि वहां सिर्फ दलित वोट करेगा, लेकिन अगर सेपरेट इलेक्टोरेट दे देते तो वहां पर तो दलित्स को दलित ही वोट कर रहे होते, नॉन दलित जो आदमी होता या कोई और कम्युनिटी का होता तो वो तो यहां पर वोट कर ही नहीं सकता था। लेकिन यहां रिजर्व सीट्स का मतलब ये था कि यहां पर कोई और तो वोट कर ही सकता है, जैसे कि आज होता है। भाई रिजर्वेशन है ना, आज SC STs का रिजर्वेशन है 33% इन दी पार्लियामेंट, है कि नहीं भाई? कुछ रिजर्वेशन है, वुमेन का रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन मतलब यह है कि इतनी सीट्स तो वुमेन फिल करेंगी, लेकिन उस पर वोटिंग कोई भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वोटिंग सिर्फ वुमेन करेंगी उस पर, ठीक है? समझ रहे हो आप बात को? भाई मान लीजिए आप में से कोई लेडी अगर लड़की है तो लड़की क्या एक जगह से खड़ी हो गई चुनाव लड़ने, लेकिन वोटिंग उसमें कोई भी कर सकता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी रिलीजन का हो। लेकिन अगर सेपरेट इलेक्टोरेट होता तो मतलब वो लड़की खड़ी अगर तो सिर्फ उसमें लड़कियां ही वोट कर रही होती। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। सेपरेट इलेक्टोरेट की बात को अंबेडकर साहब ने कहा ठीक है चलिए हम सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं लेंगे, लेकिन हमको आप पार्लियामेंट के अंदर रिजर्व्ड सीट्स दीजिए, हमारे बंदे वहां पर हमारी सीट्स मतलब वहां होनी चाहिए। अगर पार्लियामेंट में 100 सीटें हैं तो 10 सीटें हमको दे दीजिए, एग्जाम्पल के लिए रिजर्व सीट। लेकिन उन 10 सीटों पे जो हमारे बंदे होंगे दलित के, उसमें कोई भी वोट कर सकता है, ये नहीं खाली कि दलित ही उसमें वोट करेगा। समझ में आ गया पॉइंट? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूं ये चीज। यहां तक क्लियर हो गया? तो ये चीजें थी यहां पर जो पॉइंट्स हैं। पहला जो लिमिटेशन था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का वो था अनटचेबल्स को लेकर, ठीक है? आगे देखिए, अब हम बात करते हैं दूसरा जो रीजन है वो था मुस्लिम पार्टिसिपेशन। अब मुस्लिम्स का जो पार्टिसिपेशन था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वो बहुत ज्यादा नहीं था, इट वाज ल्यूक वार्म टाइप, ना बहुत ज्यादा था, ल्यूक वार्म टाइप का था, ठीक है? ल्यूक वार्म ये वर्ड आपके एनसीईआरटी में यूज किया गया है। और मुस्लिम्स भी यहां पर क्या कर रहे थे, मुस्लिम्स भी यहां पर बहुत एक्टिव नहीं थे सिविल डिसोबीडियंस में। हालांकि कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी था जो काफी ज्यादा एक्टिव था, लेकिन फिर भी ओवरऑल मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन यहां पर कम था। क्यों? क्योंकि यहां मुस्लिम्स जो थे ये लोग अपने बेनिफिट की बात कर रहे थे, दे वर टॉकिंग अबाउट देयर बेनिफिट, कि हमको तो पार्लियामेंट में चाहिए जगह, ठीक है? वो लोग कह रहे थे कि वी वांट दी सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। हमको यहां पर क्या चाहिए? हमको चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट, हमको सेपरेट इलेक्टोरेट इंपॉर्टेंट है, हमको चाहिए पार्लियामेंट में जगह। सो दे आर सेइंग वी वांट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्व्ड सीट्स, गिव अस रिजर्व्ड सीट्स। ये चीज वो बोल रहे थे कि भैया हमको यहां पर रिजर्व सीट दे दीजिए आप, ये उनकी डिमांड थी। और देखिए जब इस तरह की डिमांड होगी तो डेफिनेटली ये मैसेज चला गया ब्रिटिशर्स को कि हिंदू और मुस्लिम यूनाइटेड नहीं है। भाई ये अपनी रिजर्व सीट्स मांग रहे हैं, डिप्रेस क्लासेस अपनी रिजर्व सीट्स मांग रहे हैं, तो क्या मैसेज जाएगा कि भैया इन लोगों के अंदर यूनिटी नहीं है। दिस इज अ रॉन्ग मैसेज जो अंग्रेजों को चला गया था, ठीक है? इसका उन्होंने फायदा उठाया था, और इसमें अच्छा मैं आपको एक चीज यहां पर क्लियर कर देता हूं, यहीं पर देख लीजिए B.R. अम्बेडकर का। तो B.R. अम्बेडकर जी के लिए यहां पर क्या हुआ कि B.R. अम्बेडकर जी ने डिमांड किया था कि हमको सेपरेट इलेक्टोरेट दो, किया था, तो वहां पर अंग्रेजों ने इनको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया था। और जब अंग्रेजों ने सेपरेट इलेक्टोरेट दिया तो गांधी जी वॉज अगेंस्ट दिस एंड गांधी जी स्टार्टेड फास्टिंग अनटू डेथ। गांधी जी स्टार्टेड फास्टिंग अनटू डेथ। लेकिन वही फिर बाद में जहां पर चीजें मिस हो गई थी ये, फिर उसके बाद अंबेडकर साहब हालांकि मान जाते हैं और वो सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह रिजर्व सीट पे आके टिक जाते हैं, ठीक है? ये क्लियर हो गया यहां पर? ठीक बात है। तो यहां पर सेम मुस्लिम का केस था। मुस्लिम्स अपने पार्टिसिपेशन की बात कर रहे थे कि भैया हमको भी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में और हमको जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, प्रोविंसेस, हमको दोनों ही जगह आप क्या करिए, रिजर्व सीट दे दीजिए। वो उस चीज की डिमांड कर रहे थे। तो यहां बेसिकली इससे मैसेज क्या गया? इससे मैसेज गया कि हिंदू मुस्लिम में क्या है? डिसयूनिटी,
ये लोग यूनाइटेड नहीं है, आपस में ये लोग यहाँ पर परेशान है, अपने आपस में खेल रहे हैं। और इसका फायदा जो है वो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर उठाया, ब्रिटिशर्स ने। और यही आगे जाके वो लोग क्या करते हैं, वो लोग डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेलते हैं। दे स्टार्ट टेलिंग द पीपल ऑफ मुस्लिम्स एंड हिंदूज कि आप दोनों के इंटरेस्ट अलग अलग हैं, हिंदूज का और मुस्लिम्स का इंटरेस्ट अलग अलग है, दोनों के इंटरेस्ट में कोई कॉमन चीजें नहीं है, इसलिए जरूरी है कि मुस्लिम्स का अलग इलेक्टोरेट हो और हिंदूज का अलग इलेक्टोरेट हो। तो ये तो ब्रिटिशर्स ने खेल दिया खेल, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो है ब्रिटिशर्स ने अपना ली थी। आई होप ये चीज आपको यहां पर क्लियर हो गया। मुस्लिम पार्टिसिपेशन, ठीक है, इतना कहानी मुस्लिम पार्टिसिपेशन क्लियर हो गया। अब हम यहां से ये चीज हमारा जो था टोटल सिनारियो जो था, ये हमने पूरा लिमिटेशन को भी अपने यहाँ कवर कर दिया है। ये चीज़ आप यहाँ पर थोड़ा याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये दोनों ही चीज़ें आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो आपको लिमिटेशन याद होनी चाहिए, एक तो अनटचेबल्स वाली और दूसरी मुस्लिम्स वाली, ठीक है। चलिए, तो हमारा यहाँ पर ये तो थर्ड पोर्शन था, थर्ड पोर्शन ये हमारा यहाँ पर टोटली कवर हो जाता है। दिस पोर्शन इज नाउ टोटली कवर्ड। अब हम मूव ऑन करते हैं सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग पे। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में आया भी है और इसको हम यहाँ देख लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग जो है वो लोगों के अंदर आएगी। तो बेसिकली सवाल ये उठ रहा है कि किस तरीके से, मतलब इतना डाइवर्सिफिकेशन होने के बाद भी आप देखिए लैंग्वेज में डाइवर्सिफिकेशन है, रिलीजन में डाइवर्सिफिकेशन है, रीजन में देखिए सब में, रिलीजन में डाइवर्सिफिकेशन, रिलीजन हिंदू मुस्लिम सिख सब रह रहे हैं, रीजन में डाइवर्सिफिकेशन, रीजन में, लैंग्वेज में डाइवर्सिफिकेशन है कि नहीं। अब आपको इससे कुछ याद आ रहा है, मैंने यही चीजें आपको बताई थी जब हम नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ रहे थे, वहां पर भी यही था ना कि इतना ज्यादा डाइवर्सिफाइड एरिया था, फिर भी वहां यूरोप में नेशनलिज्म कैसे आया। तो मैंने बताया था वहां पर क्या, वहां जो फोक सॉन्ग्स थे, जो वहां पेंटिंग्स करी गई थी, कहानियां सुनाई गई थी लोकल, उससे लोगों के अंदर कल्चर की वजह से लोग जुड़ना शुरू हो गए। तो यही होता है यहाँ पर भी इंडिया में यही होता है, कल्चर की वजह से लोग जुड़ने लग गए। कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए फॉर एग्जाम्पल आप किसी कल्चर को बिलोंग करते हैं, ठीक है, आप जाते हैं अमेरिका घूमने, अब आपको अमेरिका में अगर आपके कल्चर का आदमी मिल जाए तो आप कितने जल्दी उससे बात करने लग जाएंगे, अरे तुम भी इंडियन हो, ठीक है बात करने लग जाएंगे। आपको अमेरिका में कोई हिंदी बोलने वाला मिल जाए, यू विल इमीडिएटली स्टार्ट टॉकिंग टू दैट पर्सन, आप उससे पूरी रिश्तेदारी बरादरी निकालने लगते हो, है कि नहीं, समझ रहे हैं आप बात को। तो देखिए लैंग्वेज कितना बड़ा यहाँ पर कॉमन फैक्टर, इंपॉर्टेंट फैक्टर है यूनिटी के लिए। आप अमेरिका में मिले किसी से, हिंदू रिलीजन का था, हम भी हिंदू रिलीजन, तो क्या हुआ, आपने यूनिटी बना ली, अरे यार कोई हमको मिल गया। सेम चीज रीजन से होता है। अब इंडिया के बाहर मत जाइए, इंडिया के अंदर बैठिए, आप मान लीजिए अगर दिल्ली को बिलोंग करते हैं, आप किसी स्टेट को बिलोंग करते हैं, ठीक है, एंड इफ यू आर गोइंग टू केरला, और केरला गए वहां पर आपको कोई दिल्ली का मिल जाए अपना, तो यू विल इमीडिएटली स्टार्ट टॉकिंग टू दैट पर्सन, अरे ये तो हमारे इलाके से आता है, हमारे रीजन से आता है। तो कितनी जल्दी वहां पर भी यूनिटी हो गई कि नहीं हो गई। तो बेसिकली यही चीज है, यही मैंने आपको यूरोप के नेशनलिज्म में बताया था, यही चीज मैं आपसे इंडिया के नेशनलिज्म में बोलूंगा। तो बेसिकली जो क्वेश्चन आता है ना कि क्या चीजें हैं, व्हाट आर दी फैक्टर्स जिसकी वजह से ये सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग कि हम सब एक हैं, ये कैसे आ गई थी। तो देखिए एक तो रीजन मैंने आपको बताया, कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस कैसे आई, देखिए पहले देखिए कलेक्टिव बिलोंगिंग। मैं आपको एक चीज और याद दिलाऊंगा, यहां पर ये सब मैं आपको पहले यूरोप के उसमें बता चुका हूं। कलेक्टिव बिलोंगिंग देखिए एक तो आई थी इनको स्ट्रगल करने से, स्ट्रगल, और इसका मैं आपको एग्जांपल पहले दे चुका हूं, कैसे बताया था ना मैंने। 1857 से पहले क्या हुआ था, 1857 वॉर में क्या हुआ, हर आदमी को थप्पड़ पड़ चुका था गाल पे, हर आदमी गाल पे हाथ रख के खड़ा हुआ था, बताया था मैंने आपको। 1857 से पहले क्या था, मराठास लड़ाई लड़ रहे हैं मुगलों से, उससे ब्रिटिशर्स से, मराठा और मैसूर लड़ रहे हैं, बंगाल अवध लड़ रहे हैं, अवध पंजाब लड़ रहा है, पंजाब कश्मीर लड़ रहे हैं, कश्मीर केरल लड़ रहा है, सब लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे। और इसका फायदा किसने उठाया था, ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि उन्होंने देखा कि पूरे देश में कहीं यूनिटी नहीं है, हर आदमी आपस में लड़ रहा है, इमीडिएट उसने फायदा उठाया ब्रिटिशर्स ने, और ब्रिटिशर्स इंडिया में एंट्री कर लेते हैं और फिर आके वो सबको मारते हैं। मैंने बताया था ये आपको, ये चीज सबको मारते हैं। वो पहले बंगाल को मारा उन्होंने, बंगाल को मारा तो मराठा बहुत हंस रहे थे कि अरे पिट गए तुम, बहुत बुरी तरह मार खाए हो, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने मराठा को मार दिया,
मराठा के बाद मैसूर को मार दिया, मैसूर पिटा तो हैदराबाद हंसने लगा, हैदराबाद को मारा, हैदराबाद पिटा तो अवध हंस रहा था, अवध को मारा, अवध के बाद पंजाब पिटा, सब लोग पिट गए। जब सब लोग पिट गए तो 1857 की जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस की वॉर थी उसमें लोगों को समझ में आया यार ये सब लोगों को मार रहे हैं क्या, तो हमारे अंदर यूनिटी आई। तो बेसिकली जो स्ट्रगल करते रहे हम लोग, स्ट्रगल, वहां से हम लोग ने एक तो ये कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस सीखी कि सब लोग को लगा कि भैया ये सब लोगों को मार रहे हैं, हम लोगों को सबको मार रहे हैं, क्यों ना हम लोग एक साथ हो जाएं और इनको यहां पर हराएं। तो कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस कहां से आई, स्ट्रगल करते करते आ गई। समझ में आ गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस कहां से आई, दूसरा है कल्चर। इस पॉइंट को मैं आपको कई बार फिर समझा चुका हूं और अभी मैंने आपको इतना रेलेवेंस दिया ये चीजें लिखकर। कल्चर में क्या क्या, लैंग्वेज, लैंग्वेज, कल्चर में क्या, फोक लोर, कल्चर में क्या, फोक सॉन्ग्स, और क्या होगा यहां पर, रीजन, ये सब चीजें कल्चर में आ गई। ठीक है, इसके अलावा देखिए पेंटिंग्स। तो किस तरीके से यहां पर बात आ रही है कि किस तरीके से कल्चर अपना रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कल्चर, बहुत ज्यादा। मैंने आपको बता दिया, एग्जांपल देके बता दिया रियलिटी में किस तरीके से आप अगर लैंग्वेज बोल रहे होंगे, आप कहीं और जाएंगे वही लैंग्वेज का आदमी मिल जाएगा तो आप तुरंत उससे अपनी बातें करने लग जाएंगे। होता है कि नहीं होता है, तो यहां पर भी यही चीजें हो रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले यहां कल्चर में क्या क्या चीजें सामने आ रही थी। देखिएगा जरा, सबसे पहले जो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है फिगर्स। फर्स्ट देखिए कलेक्टिव बिलोंगिंग कैसे आई, फिगर्स और इसको बोलते हैं इमेजेस, फिगर्स एंड इमेजेस। अब देखिए याद करिए जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, फिगर्स एंड इमेजेस की बात हो रही है यहां पर, तो जिस तरीके से हमने देखा था कि फ्रांस के लिए फिगर इमेज क्या थी, एलेगोरी क्या थी फ्रांस के लिए, मारियाने, भाई यही था ना। फ्रांस के लिए जिस तरीके से उसका पहचान थी मारियाने, जिस तरीके से जर्मनी के लिए उनकी पहचान थी क्या, जर्मेनिया, है कि नहीं, जर्मेनिया। उसी तरीके से यहां पर इंडिया के लिए सेम, उसी तरीके से यहां इंडिया के लिए क्या था, भारत माता। भारत माता की यहां पर एक फिगर सामने आता है, मैं उसको फोटो को यहां लगाया नहीं हूं, आप लोग एनसीईआरटी खोलिएगा, वहां पर एक भारत माता की फोटो लगी हुई है। वो भारत माता की फोटो जो है रिप्रेजेंट कर रही है इंडिया को। जिस तरह से जर्मनी को रिप्रेजेंट करती है जर्मेनिया, मरियाने रिप्रेजेंट करती है फ्रांस को, सिमिलरली भारत माता भी जो रिप्रेजेंट करती है इंडिया को। बताया था ना मैंने, कोई फीमेल का फिगर होता है हमेशा ज्यादातर, राइट, और वो एकदम एब्स्ट्रैक्ट फिगर होता है, ऐसा नहीं कोई रियलिटी में एग्जिस्ट कर रही है वो लेडी, लेकिन वो एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो वैसे यहां पर भारत माता जो है ये इंडिया को है। अब ये भारत माता की जो पेंटिंग है, इसको सबसे पहले फर्स्ट टाइम इसको बनाया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अब चट्टोपाध्याय बोलिए या इनको आप चैटर्जी बोल दीजिए, एक ही है, ठीक है। कहीं कहीं आपको मिलेगा बंकिम चंद्र चैटर्जी, कहीं कहीं मिलेगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये भारत माता बनाई, ठीक है। और बंकिम चंद्र चैटर्जी ने यहां पर क्या किया था, इन्होंने यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉन्ग लिखा था जिसको हम लोग बोलते हैं वंदे मातरम, राइट। और ये वंदे मातरम जो है आपको पता होगा कि स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे ये बहुत ज्यादा गाया गया था। स्वदेशी मूवमेंट क्या था, नाम से पता चल रहा है, स्वदेशी, अपने देश के आइटम्स, अपने देश के चीजों को यूज करना और बाहर के देश की चीजों को बॉयकॉट करना, स्वदेशी मूवमेंट। तो स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे वंदे मातरम बहुत ज्यादा गाया गया था। और बंकिम चंद्र चैटर्जी ने यहां पर एक नॉवल भी लिखी थी और उसका नाम था आनंद मठ। और आनंद मठ जो है इसके अंदर इस वंदे मातरम को इंक्लूड भी किया गया था। यह है पहला रीजन कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस का। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस कैसे आई, फिगर्स एंड इमेजेस से आई। कैसे फिगर्स एंड इमेजेस, जिस तरह से फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रहा है मिरियाने,
जर्मेनिया रिप्रेजेंट कर रहा है जर्मनी को, ऐसे ही भारत माता रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया को, रिप्रेजेंट कर रही है इंडिया को। ठीक है, बोलते हैं ना भारत माता की जय, तो बेसिकली क्या है भारत माता की जय, ये चीज है यहां पर। तो इसको सबसे पहले किसने बनाया था, मैं क्यों लिख रहा हूं फर्स्ट, क्योंकि इसके बाद कई लोगों ने इसको बनाया। जैसे कि देखिए इसके बाद किसने बनाया इसको, सेकेंड टाइम इसको बनाया यहां पर अबानेंद्रनाथ टैगोर ने, अबानेंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने भी यहां पर इस पेंटिंग को, भारत माता की पेंटिंग को बनाया था। ठीक है, और इसके बाद तो फिर बहुत सारे लोग ने यहां पर इन्होंने बनाया, और इसके बाद फिर बहुत सारे मैनी अदर्स ने भी फिर ये भारत माता की पेंटिंग बनाई थी। लेकिन उस वक्त पेंटिंग के नाम पे सबसे पहले अगर किसी का नाम आता है तो वह है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर चैटर्जी, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पर देखिए क्या किया गया था कि ये जो इमेज फोटो है, इस फोटो को आप देखिएगा एक बार जरा एनसीईआरटी खोल के, भारत माता की फोटो में दिखेगा आपको कि शी इज वेरी काम, शी इज वेरी एस्थेटिक, बहुत ही सिंपल सोबर टाइप का इमेज है वहां पर। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिए, कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, अब इसके अलावा और क्या हुआ, इसके अलावा इंडियन फोक्स की बात करते हैं। देखिए एक तो ये हो गया नंबर 1 फिगर्स एंड इमेजेस, नंबर 2 देखिए इंडियन फोक लोर, इंडियन फोक लोर, या फिर हम कह सकते हैं फोक, यहां साथ में फोक सॉन्ग्स, या फिर हम कह सकते हैं यहां पर फोक टेल्स, कहानियां। तो बेसिकली लोकल यहां पर कहानियां, लोकल सॉन्ग्स, लोकल रीजनल यहां पर लोर्स, ये सब चीजों के यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है। क्यों, क्योंकि ये सारी चीज आपको ट्रेडिशनल कल्चर दिखाती हैं। ट्रेडिशनल कल्चर, आप देखिए क्या होता है भाई, आपकी अगर दादी हैं, आपकी दादी नानी अगर हैं, तो वो क्या करती हैं, वो पुराने जमाने के लोगों से तुरंत जुड़ जाती हैं। उनको नए आज के मॉडर्न लोगों से जुड़ने बहुत मुश्किल लगता है। क्यों, क्योंकि वो पुराने जमाने से हैं, तो उनको यही सब चीजें पसंद आती हैं। दादी जी के नुस्खे बोले जाते हैं ना, दादी जी के नुस्खे, ये सब चीजें, दादी जी कहानियां, वो पुरानी कहानियां बताते हैं आपको। तो वो हमारा कल्चर है, वो हमारा ट्रेडिशन है, जो हमको कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस करने को बनाता है। सोचिए, इमेजिन करिए, एक दादी बैठी है, दो ओल्ड एज की लेडी बैठी हुई हैं अलग अलग घर से। तो यूजुअली क्या देखते हो आप लोग, दोनों लेडीज जो है, जो ओल्ड एज की होती है, बात करने लगती हैं, क्योंकि उनके थॉट्स मिलते हैं, वहां पर यूनिटी आती है, उनको लगता है कि हाँ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, हमारे जैसा भी कोई सोचने वाला बैठा हुआ है। समझ रहे हो आप बात को, इस चीज को थोड़ा बस आपको इमेजिन करना है इस चीज को कि हाँ यार ये चीज भी तो होती है। ट्रेडिशनल कल्चर कितना इंपॉर्टेंट होता है, हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस ही यही है। लोग कहते हैं हिस्ट्री क्या है यार, हिस्ट्री पुरानी चीज है, कोई पढ़ने का मतलब थोड़ी है। अरे हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री तो बताती है कि आपको क्या चीज नहीं करना है, गलतियां आपको सिखाती है। भाई आज आप कोई गलती करोगे, 10 साल के बाद क्या होगा, आप वो गलती मान लो नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है मैंने पहले 10 साल पहले वो काम किया था, उसमें ये गलती हो गई थी। हिस्ट्री टीचेस यू कि वो काम दोबारा नहीं करना है। हिस्ट्री टीचेस यू टू हैव एक्सपीरियंसेस, हम अपने पुराने चीजों से ही सीख लेते हैं। समझ रहे हो हम बात को, भाई हम आपके पापा मम्मी हैं, वो आपको बताते हैं ना, तो वो क्या बता रहे हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं आपके साथ। तो एक तरीके से वो ऐतिहासिक को तो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आपके साथ। हिस्ट्री इज सो इंपॉर्टेंट, ये बात क्लियर हो गई। यहीं पर देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है, और वो ये कि नतेशा शास्त्री, बहुत इंपॉर्टेंट, मद्रास की बात है ये। इन मद्रास की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं उनका, इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल है ये। इन मद्रास आप देखिए एक चीज है कॉल्ड एज नतेशा शास्त्री। अब ये आपके एनसीईआरटी में यूज किया गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ये यहां तमिल का फोकलोर है, तमिल का एक ये फोकलोर है, लोकल तमिल का ये एक तरीके से आपको पब्लिशिंग दिखेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको ये सब नाम आपको थोड़े बहुत याद रखने पड़ेंगे, कोई इसका अल्टरनेटिव नहीं है। आप लोग बार बार ये मत पूछा करिए कि इसके नाम याद रखने के नहीं, करने पड़ेंगे, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बोर्ड वाले पूछ सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या था, नतेशा शास्त्री, ये एक तरीके का फोक लोर है, फोक टेल है। ये किसकी, कौन सी कहानी है, ये फोक टेल, ये तमिल की कहानी है, तमिल की ये लिटरेचर है एक तरीके से, ठीक है। तो ये एक हो गया हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो गई ये भी। अब इसके अलावा देखिए, ये तो हो गया दूसरा वाला पॉइंट, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर क्या आ रहा है,
थर्ड पॉइंट है कि ड्यूरिंग दी स्वदेशी मूवमेंट, देखिए कैसे कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस आई ड्यूरिंग स्वदेशी। क्या हुआ यहां पर स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे, यहां स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे एक फ्लैग बनाया गया था, फ्लैग, और उस फ्लैग में क्या क्या कलर थे, रेड, ग्रीन और येलो, ये 3 कलर से ये फ्लैग बनाया गया था। इसमें यहां पर लोटस बना हुआ था, ये लोटस रिप्रेजेंट कर रहा था जो 8 बेसिकली रीजन्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा था, जो 8 बेसिकली यहां पर स्टेट्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है, लोटस। और उसके ऊपर वहां क्रीसेंट बना हुआ था, क्रीसेंट मून टाइप का, तो ये बेसिकली जो है वो मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, हिंदू मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, क्रीसेंट, ठीक है। ये यहां पर एक फ्लैग बनाया गया, तो बेसिकली फ्लैग भी आपको क्या करता है, आपको यूनिटी दिलाता है कि नहीं दिलाता है, कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस दिखाता है कि नहीं। अभी आप इंडिया का फ्लैग, एक मैच हो रहा हो, क्रिकेट मैच, उसमें इंडिया का अगर एक फ्लैग मान लो उड़ रहा है, सिर्फ एक, तो आपको कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस आएगी कि नहीं आएगी, यार ये इंडियन बैठा हुआ है कि नहीं। वही चीज यहां पर है, स्वदेशी के मूवमेंट के टाइम पे ये फ्लैग जो है वहां पर बनाया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, 1921 में आप देखिए, 1921 में इवन महात्मा गांधी, एमजी महात्मा गांधी क्या करते हैं, वो यहां पर एक फ्लैग को बनाते हैं, और इस फ्लैग में जो आप देखेंगे जो आज के टाइम में है वही चीज यहां पर है। क्या उन्होंने किया, यहां पर एक रेड कलर लिया, उसमें एक ग्रीन कलर यहां पर रखा, ठीक है, और वहां पर व्हाइट कलर भी था, और इसमें क्या किया, एक स्पिनिंग व्हील लगाया, स्पिनिंग व्हील भी इसमें था, समझ रहे हो। तो बेसिकली स्पिनिंग व्हील एटसेट्रा क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि किस तरीके से लोग जो हैं वहां पर अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट हैं, स्वराज की बात कर रहे हैं, वो लोग काम खुद कर सकते हैं, ये चीजें यहां पर आती हैं। रेड कलर, ग्रीन कलर और व्हाइट कलर उस फ्लैग में था जो महात्मा गांधी ने यहां पर डिजाइन किया था। बेसिकली 2 फ्लैग्स के बारे में आपको बताया मैंने। एक फ्लैग तो ये है जो यहां स्वदेशी मूवमेंट के टाइम बना था, इसमें कलर देखिए रेड, येलो, ग्रीन और येलो, इसमें लोटस था, और लोटस बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा था जो 8 स्टेट्स थी, और क्रीसेंट बना था जो बेसिकली हिंदू मुस्लिम को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। सिमिलरली आप देखिए नीचे की बात करें अगर हम गांधी जी वाले में, तो इन्होंने भी फ्लैग बनाया था जिसमें रेड, ग्रीन और व्हाइट कलर था, और इसमें एक स्पिनिंग व्हील बीच में दिखता है, ठीक है। तो बेसिकली आज का जो फ्लैग है उसी तरीके का कुछ ये आपको फ्लैग देखने को मिल रहा है। क्लियर हो गया। नंबर 3 पॉइंट फ्लैग वाला बहुत इंपॉर्टेंट था। अब एक लास्ट पॉइंट और देखिए, और 4th पॉइंट, और वो है री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है। री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री को किस तरह से यहां पर री इंटरप्रेट किया गया था, इस चीज को यहां पर बोला गया। अब देखिए क्या इंपॉर्टेंट है इसका। अब यहां लोगों को यह पता चला कि यार जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिशर्स वो तो हमको क्या कर रहे हैं, हमको यहां पर नीचा दिखा रहे हैं, वो हमको यहां पर नीचा दिखा रहे हैं, बेसिकली हमको डाउन दिखा रहे हैं कि हम लोग गिरे हुए हैं। तो यहां बेसिकली लोगों ने अपनी हिस्ट्री को दोबारा री इंटरप्रेट किया, और फिर री इंटरप्रेट करने में क्या हुआ, उन्होंने इंडिया के नए जो पुराना पास्ट था उसको डिस्कवर करना शुरू किया। सो व्हाट पीपल डिड, पीपल इन्होंने क्या किया, पीपल स्टार्टेड डिस्कवरिंग व्हाट, इंडियाज पास्ट, इंडिया के पास्ट को यहां ये लोग अब फिर से लिखने लग गए, री इंटरप्रेट करने लग गए थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो जो ग्लोरियस डेवलपमेंट हुए थे, ग्लोरियस डेवलपमेंट, वो यहां बताया जा रहा था, वो यहां लिखा जा रहा था। इंडिया के बेसिकली जो आर्ट एंड कल्चर है उसके बारे में दोबारा से लिखा जा रहा था, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे जो भी यहां पर फिलॉसफी है इंडिया की, उसके बारे में यहां बात करी जा रही थी। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसके बारे में बात करी जा रही थी, बहुत सारी, ठीक है। तो देश का जो रिलीजन हो गया, रिलीजन, कल्चर, इन सब के बारे में यहां पर बातें करी जा रही थी। इनफैक्ट इसके अलावा और पास्ट डिस्कवर, लॉ, ये सब चीजों के बारे में बातें जो है वो करी जा रही थी, ठीक है।
तो इसके बाद क्या होता है, जब ये अच्छा री इंटरप्रेट कर लेते हैं पूरी हिस्ट्री को, सो दिस पीरियड इज फॉलोड बाय अ डिक्लाइन इन द पीरियड, कि फिर हमारा पहले पास्ट इतना अच्छा हुआ करता था। मतलब बेसिक आइडिया यहाँ कहने का ये है कि यहाँ क्या किया जा रहा है इस पॉइंट में, ये पूरे पॉइंट का मतलब यहाँ पर ये था कि पहले लोग कह रहे थे, उन्होंने ये लिखा, उनका लिखने का मतलब ये था कि पहले हम लोग बहुत ही अच्छे थे, हम लोग पहले बहुत ही वेल्दियर थे, ठीक है, यानी हम लोग का कल्चर पहले बहुत अच्छा था, लेकिन हमारे कल्चर के बाद, हमारा कल्चर बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद ब्रिटिशर्स आ जाते हैं। जब ब्रिटिशर्स आ जाते हैं तो वो हमारे कल्चर को ख़त्म करने लगते हैं, हमारे कल्चर में यहीं से क्या आता है, डिक्लाइन आ जाता है। तो बेसिकली ये यहाँ पर जब इस तरह का डिक्लाइन आना शुरू होता है तो यहाँ लोगों के अंदर क्या आती है, कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। जब इस तरह की चीजें लिख दी गई, इससे क्या किया गया, लोगों को याद दिलाया कि भैया तुम लोग बहुत अच्छे थे पहले, आप लोगों का कल्चर, आप लोगों का हिस्ट्री बहुत अच्छा था, लेकिन यहां पर जब इस तरह की याद दिलाई तो फिर लोगों के अंदर कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस सामने आती है। तो एक रीजन तो यहां पर ये हो गया, ठीक है, नंबर 4। और नंबर 5 आखिरी रीजन जो है कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस का, वो ये था कि लगातार जो गुस्सा ब्रिटिश की सरकार के अगेंस्ट बन रहा था, लगातार वो गुस्सा बढ़ रहा था और उसकी वजह से लोग जो है वो यूनाइट हो रहे थे। तो बेसिकली यहां पर क्या होगा, ग्रोइंग एंगर अगेंस्ट ब्रिटिश पॉलिसीज, ये भी एक रीजन बन गया किस चीज का, कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस का, कलेक्टिव बिलोंगिंग का। ठीक है बच्चों, ये हमारा चैप्टर यहां पर चैप्टर 2 जो है वो पूरा होता है। वो कहते हैं ना कि होता नहीं हर फैसला सिक्का उछाल के, ये हिस्ट्री का मामला है, जरा देखभाल के। और आज के जनरेशन के बच्चों को क्या मालूम, नोट्स में रख देते थे कलेजा निकाल के। समझ रहे हो बच्चों आप लोग कि होता था, मतलब हिस्ट्री पहले हम लोगों को टीचर्स भी होते थे जो हिस्ट्री बताते थे। मेरे जो टीचर थे बहुत ही, मतलब मैं उनका नाम ओझा सर रहे हूँ, तो उन्होंने बहुत अच्छा हम लोगों को पढ़ाया था, बहुत अच्छा। मतलब मैंने सारा हिस्ट्री जो है एक तरह से उन्हीं से सीखा था। आई गिव हिम द फुल क्रेडिट, पूरा क्रेडिट मैं देता हूँ उनको कि उन्होंने जिस तरीके से मुझे हिस्ट्री पढ़ाया, हम लोगों के बैच को पढ़ाया, वो आज भी यहाँ पर जो है याद रहती है। बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है उनका। और सिर्फ हिस्ट्री नहीं, उन्होंने लाइफ के हर पहलुओं को सिखाया हम लोगों को। वही चीज़ आप लोगों को करना चाहिए। देखिए ये परंपरा होती है, गुरु शिष्य परंपरा। मेरे गुरु थे, उन्होंने मुझे दिया, मैं उनका शिष्य था। ये ट्रांसफॉर्म होती चली आती, ये भी एक इंडियन कल्चर है। देखिए गुरु शिष्य परंपरा होना, तो मैं आप लोगों को उनकी आज चीज़ों को आगे पहुंचा रहा हूं, उनके तरीकों से पहुंचा रहा हूं। वो भी इस तरह से पढ़ाते थे हम लोगों को। ठीक है, चलिए फिर करते रहिए, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। और आप लोग जो क्वेश्चंस पूछते हैं मैं इसको देख लेता हूं। और जल्दी हम लोग पहले एक काम कर रहे हैं कि पहले हम लोग सिलेबस पूरा कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन फेस पे आएंगे। जब तक आप लोग तैयारी के नाम पे ये करिए कि जो एनसीईआरटी के पीछे क्वेश्चंस दिए हैं उनको आप जरूर कर लीजिए, पहले उसको आप प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, और जो नया पैटर्न जो इस बार होने वाला है, जो सैम्पल पेपर सीबीएसई ने रिलीज किया है जो भी है, तो उनको आप जरा देख लीजिए एक बार। ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर कुछ ज़्यादा आने की चांसेस है इस बार, तो अकॉर्डिंगली मैं आपको पॉइंट्स भी इसलिए लिखा के दे रहा हूं ताकि आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन है वो एकदम तैयार होता चला जाए। सब्जेक्टिव में कहानी तो फिर आप लिख ही लोगे, एक बार सुन रहे हो मुझसे भी, खुद भी पढ़ोगे। एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा, ऐसा मत करिए कि मेरे नोट्स आप पढ़ ले रहे हैं। भाई मेरे के बाद आप एनसीईआरटी पढ़िए, आपको और अच्छी लैंग्वेज मिल जाएगी ना। आप पूछ रहे हो मुझसे सर कैसे लिखें आंसर्स, अरे आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो आंसर लिखना भी आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके बाय। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।